तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर 7 जो है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। इसके बेसिक्स और वर्कबुक के सॉल्यूशन हम इसी वीडियो में कर देंगे, ठीक है। तो बेसिक्स में जो आएगा उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जो वर्कबुक के हम सॉल्यूशन जब करेंगे ना, तो उसमें जैसे मान लो कि हमें ए दिया हुआ है x+y और b दिया हुआ है x+z। उसके बाद हम इसको सॉल्व वॉल्व करके किसी तरह से हम बना देते हैं कि a किसके इक्वल आ जाता है b के। तो ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। अब ये जो रिजल्ट हमने प्रूफ करा है ना, क्योंकि वर्कबुक के सॉल्यूशन में ऐसी चीजें आएंगी और वो चीजें आपको डायरेक्ट याद रखनी पड़ेंगी। अगर डायरेक्ट रखोगे याद तो क्या होगा, देखो ये आपको क्वेश्चन दिया, मान लो हमने 2 मिनट लगा के इसको सॉल्व करा एंड इसका रिजल्ट आया कि a=b आता है। जस्ट फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। लेकिन पेपर में फिर से यही वाला क्वेश्चन आपको आ जाता है, दिख जाता है, तो क्या आप फिर से इसके ऊपर 2 मिनट वेस्ट करना चाहोगे या फिर आप डायरेक्ट इसको याद कर लेते हो कि यही रिजल्ट आएगा, जिससे आपका क्वेश्चन कितने सेकंड्स में हो जाएगा, कुछ ही सेकंड्स में हो जाएगा। तो कुछ जो चीजें हम प्रूफ करेंगे ना, तो उनको लिख के रख लेना, उनके जो रिजल्ट्स आएंगे, ताकि आपको पेपर में दिक्कत ना आए। अगर पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिखे तो आप डायरेक्ट आंसर लगा सको, क्योंकि एमसीक्यूज में आपका कोई भी प्रूफ नहीं देखने वाला, डायरेक्ट आपने आंसर क्या लगाया वही देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स मतलब समझना है, तो उसके लिए हमें चाहिए कॉन्ग्रुएंट साइड्स एंड कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। अब कॉन्ग्रुएंट एंगल्स और कॉन्ग्रुएंट साइड्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा corresponding sides and corresponding angles। अगर वो समझ लेते हो आप तो कॉन्ग्रुएंट साइड्स एंड एंगल्स भी समझ आ जाएगा, वो समझ लिया तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स भी समझ आ जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होता है, एक ट्रायंगल दी है PQR, एक ट्रायंगल दी है ABC, तो इनके कौन कौन सी साइड एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग होगी। देखो PQ किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी, AB के, तो PQ किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, AB के। इसी तरह से QR किसके होगी, BC के, और P और R किसके होगी, AC के। मतलब हम एक सीक्वेंस में चल रहे हैं। अगर हम यहां से फर्स्ट अल्फाबेट और थर्ड अल्फाबेट उठा रहे हैं, मतलब फर्स्ट अल्फाबेट और थर्ड अल्फाबेट को मिला के जो साइड बन रही है, दूसरी ट्रायंगल से भी सेम हम अल्फाबेट्स उठा रहे हैं, A और C, जिससे वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आ रही है। तो ये मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग का। अब इसमें एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग कौन कौन से होंगे, देखो जो एंगल P है फर्स्ट नंबर पे, यहां से भी फर्स्ट नंबर वाला उठा देंगे जो कि एंगल A है, ठीक है। तो एंगल P एंगल A के इक्वल नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग है। यहां पे एंगल Q किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल B के, और एंगल R किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल C के। तो इस तरह से आपको कॉरस्पॉन्डिंग तो समझ आ गया होगा। अगर आपको कॉरस्पॉन्डिंग समझ में आ गया है तो आपको अब बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी किसको समझने में, कॉन्ग्रुएंट को, ठीक है। एंड ट्रायंगल हमारे पास थी PQR। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है ना दो ट्रायंगल्स की, वो क्या होती हैं, इक्वल। और कॉन्ग्रुएंट एंगल्स का क्या मतलब होता है कि जो दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ट्रायंगल्स के, वो भी इक्वल होते हैं। तो हमने AB और PQ को लिखा था कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, इसलिए वो अगर कॉन्ग्रुएंट होती है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह से हमने यहां पे लिखा था एंगल A और एंगल P कॉरस्पॉन्डिंग है, तो कॉन्ग्रुएंट अगर दोनों एंगल्स हो जाते हैं तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दैट्स इट। तो ये सिंपल सी चीज है कॉन्ग्रुएंट का मतलब। अगर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल समझना है तो उसके लिए कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि कॉन्ग्रुएंट साइड्स क्या होती हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट एंगल एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। ये चीजें समझनी पहले जरूरी थी, फिर ही आप आगे का समझ पाओगे। अब आते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब कब हो सकती हैं, कैसे कैसे हो सकती हैं, कैसे हम उनको प्रूव कर सकते हैं, वो अब पढ़ते हैं। तो देखिए ट्रायंगल्स कब कब कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं, फर्स्ट हमारे पास आता है S S S
कॉन्ग्रुएंसी। अब एस कॉन्ग्रुएंसी है क्या? जब हम दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स को एक दूसरे के, तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करवा देते हैं। पी क्यू इक्वल है ए बी के, क्यू आर इक्वल है बी सी के और पी आर इक्वल टू है ए सी के। अगर हम ये प्रूफ करवा देते हैं कि तीनों की तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, तो हम लिखेंगे एस कॉन्ग्रुएंसी, जिससे हमें क्या प्रूफ हो जाएगा? जिससे हमारा प्रूफ हो जाएगा ट्राइंगल जो ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है। ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, ठीक है। वो कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्राइंगल पी क्यू आर के। ओके सर, ये तो ठीक है कि आपने साइड्स के साथ कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करवा दी, लेकिन इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि अगर आपने ये प्रूव करवा दिया कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है किसी भी क्राइटेरियन से, अब हमने यहां पे तो एस कॉन्ग्रुएंसी यूज करी, आगे 2 और आने वाली हैं, 3 और आने वाली है बल्कि, ठीक है। तो वो 3 में भी क्या होगा वो मैं अभी बता देता हूं। देखो, अगर ट्राइंगल एबीसी आप ट्राइंगल पीक्यूआर के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवा देते तो उससे क्या होगा? जितनी भी उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, जितने भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, वो सब के सब क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाते हैं। तो ट्राइंगल एबीसी जब आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवाया साइड्स के साथ, साइड्स तो ऑलरेडी इक्वल है, तो बचे क्या? एंगल्स। तो एंगल्स भी ऑटोमेटिकली इसके कॉरस्पॉन्डिंग वाले इक्वल प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। आपको करने की जरूरत ही नहीं है, अगर आपको गिवन नहीं भी है तब भी चलेगा, आप डायरेक्टली लिख सकते हो ये वाली चीज, अगर आप इसको ये यूज करते हुए प्रूफ करवा देते हो, ठीक है। तो आई होप आपको कॉन्ग्रुएंसी अच्छे से अब समझ आ गया होगा कि क्या होती है। अब बात करते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी में कैसे कैसे प्रूफ करवा सकते हैं। एक तो हमने प्रूफ करवा दिया कि ट्राइंगल्स की, अगर हम 2 ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स को, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रूफ करवा देते हैं इक्वल, तो हम उसको कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स को लिख सकते हैं। दूसरा हमारे पास आता है, अगर हम एक साइड, एक एंगल और एक और साइड को प्रूफ करवा देते हैं इक्वल, तब भी हमारी ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तब भी हमारी ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगी। लेकिन इसमें एक कंडीशन आ जाती है। अब वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है कि ये जो 2 साइड्स आप प्रूफ करवा रहे हो ना, ये जो 2 साइड्स आप प्रूफ करवा रहे हो इक्वल, जो एंगल आ रहा है उनके बीच में, वो उनके बीच में ही ट्राइंगल्स में भी आना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? देखो, मान लो आपने पी क्यू ए बी के इक्वल प्रूफ करवा दी और क्यू आर बी सी के इक्वल प्रूफ करवा दी। अब आपका एंगल कौन सा वाला आएगा? ना तो आपका ये वाला एंगल आ सकता है और ना ही ये वाला। इन दोनों में से, इन चारों में से आप कोई भी एंगल इक्वल प्रूव करवा दो, उससे आपकी कॉन्ग्रुएंसी नहीं प्रूव होगी। अगर आप उनके 2 साइड्स के, एक और ये वाली जो आपने इक्वल प्रूफ करवाई है, उनके बीच वाला एंगल अगर आप इक्वल प्रूफ करवाओगे तभी जाके आपकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव होगी। अदरवाइज अगर आप लिख देते हो तो वो गलत है। समझे बात को? कि जो 2 साइड्स आप इक्वल प्रूफ करवा रहे हो ना, उनके बीच वाला जो एंगल्स है वो इक्वल होना चाहिए, ना कि अदर 2 एंगल्स। क्योंकि हमने यहां पे भी देखो, साइड, उसके बाद बीच वाला एंगल, देन अगली साइड, साइड एंगल साइड, इस तरह से बनेगा, ना कि साइड एंगल उसके बाद ये वाली साइड तो प्रूफ नहीं है, ये वाली ले लो चल जाएगा, नहीं चलेगा, ठीक है। इसी तरह से फिर हमारे पास एक और थर्ड आती है, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। साइड एंगल साइड तो होगी, अब एंगल साइड एंगल भी कर लेते हैं। तो एंगल साइड एंगल में भी सेम क्राइटेरिया ही आपका यूज होगा। 2 एंगल्स के बीच की साइड, एक एंगल ये आ गया, एक एंगल ये आ गया, इन दोनों के बीच की साइड कौन सी है? पी क्यू। अगर ये चीजें आप प्रूफ करवाते हो इक्वल, तभी आपकी एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। और अगर आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवा देते हो तो सारे के सारे एंगल्स तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो ही जाएंगे, गिवन हो ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो थी 3 हमारी कॉन्ग्रुएंसीज नॉर्मल ट्राइंगल्स में। फिर हमारे पास एक चौथी कॉन्ग्रुएंसी आती है, अब उसको देखते हैं हम।
तो जो चौथी हमारी कॉन्ग्रुएंसी आती है वो आती है हमारी राइट एंगल ट्राइंगल्स में, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ वो राइट एंगल ट्राइंगल्स में भी लगेंगी और किसी ट्राइंगल में नहीं लग सकती। वो कॉन्ग्रुएंसी कौन सी है? वो है RHS। अब RHS का मतलब क्या है? हर एक अल्फाबेट का एक मतलब है। R का मतलब है राइट एंगल, H का मतलब है हाइपोटेन्यूज और S का मतलब है कोई भी साइड। कोई भी साइड बोल रहा हूं मैं, कोई भी साइड। यहां पे कोई कंडीशन नहीं है कि यही वाली साइड होनी चाहिए, यही वाली साइड होनी चाहिए। नो, यहां पे कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल तो उसमें होगा। तो फर्स्ट तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके होंगे हर बार ही, क्योंकि जब भी हम RHS का सोचेंगे तो तभी सोचेंगे अगर हमें राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, अदरवाइज हम सोच ही नहीं सकते। तो राइट एंगल तो हमेशा ही आपका प्रूफ ही मिलेगा आपको, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कौन सी साइड होती है? कुछ को तो पता होगा, जिनको नहीं पता है ना, राइट एंगल के ऑपोजिट वाली साइड को, राइट एंगल के ऑपोजिट वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, शॉर्ट फॉर्म में H, ठीक है। अब बचा थर्ड साइड। थर्ड साइड आप कोई भी QR प्रूव करवा दो BC के इक्वल, या फिर AB प्रूव करवा दो PQ के इक्वल, वो आपकी मर्जी है। अब कैसे प्रूव करवाने ये तो हमें वो चीजें गिवन देगा, उसी से प्रूव करवाएंगे, लेकिन ये चीज है, ठीक है। तो RHS में राइट एंगल हाइपोटेन्यूज इक्वल चाहिए, मतलब ये दो कंडीशन, ये कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाइड होगी। ये वाली हाइपोटेन्यूज के इक्वल आपको देखना पड़ेगा, दिया है, अगर नहीं दिया है तो कैसे निकालना है, वो सब क्वेश्चंस में आएंगे जब चीजें। और साइड तो आप दोनों में से कोई भी प्रूव करवाओ तो आपकी RHS प्रूव हो जाएगी। देखो हमने काफी सारी, हमने क्या क्या करा इसमें, सॉरी, तो हमने क्या क्या करा, एक साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी करी, दूसरी हमने एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी करी, थर्ड हमने करी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, एंड फोर्थ हमने करी RHS, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंसी। ये चारों की चारों आपको NCERT पे भी मिल जाएंगी। तो ये चार तो आपके सिलेबस में थी, लेकिन ओलंपियाड भाई सिलेबस से हटके आता है। तो ओलंपियाड सिलेबस से हटके आता है, इसीलिए मैं आपको थोड़ी सी और कॉन्ग्रुएंसीज होती हैं वो भी करवा देना चाहता हूं, ताकि आपको दिक्कत ना आए यार कभी भी, ठीक है। तो हमारी जो फिफ्थ आती है, मतलब फोर्थ आप कह सकते हो उसको, ठीक है। फोर्थ क्यों कह सकते हो? क्योंकि ये इनका ही एक पार्ट था, ठीक है। ये जो है ना राइट एंगल वाली, इसको फिफ्थ मान लो, इसके आगे बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल वाली अलग बना लो, ठीक है। तो ये फोर हैं, साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, और थर्ड आ जाती है एंगल एंगल साइड। मतलब कोई भी दो एंगल्स ले लो और साइड आपकी कहीं पे भी आ जाए, बीच में आए ना आए वो चलेगा, ठीक है। ये लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है। अब आती है राइट एंगल से रिलेटेड RHS के अलावा, ठीक है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको डाला गया है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि सभी करवा दूं फिर, ऐसे तो है ना। अगर सिलेबस के बाहर से कुछ भी आ रहा है तो हम पूरा का पूरा करते हैं उसको। तो देखो फर्स्ट आती है हमारी राइट एंगल ट्राइंगल में RHS, ये सारी की सारी राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड करवा रहा हूं। दूसरी आती है HA। HA का मतलब क्या है? हाइपोटेन्यूज। H का मतलब समझ लो, यहां पे एक ही बार लिखूंगा मैं, और A का मतलब है एंगल, और एक मैं यूज करूंगा L। L का मतलब है कोई भी साइड, ठीक है। तो अगर आपको हाइपोटेन्यूज और एक एंगल गिवन है इक्वल, 90 डिग्री तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि राइट एंगल की बात कर रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो वो मत भूलना, ये तो आएगा ही आएगा। लेकिन उसके अलावा मैंने आपको बोला था ये रहेगा ही रहेगा हमेशा। आपको हाइपोटेन्यूज और एक साइड, है ना, ये इक्वल प्रूफ करनी है। तो हाइपोटेन्यूज और अगर एक एंगल गिवन हो जाता है, जैसे इसमें HS था, इसमें HA आ गया, हाइपोटेन्यूज और एक एंगल, तो आपकी वो भी ट्राइंगल क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी। उसके बाद आ जाता है थर्ड हमारा, अगर आपको एक L मीन्स एक साइड और एक एंगल गिवन हो जाता है,
90 डिग्री तो इसमें भी रहेगा। तो ये तीन चीजें आपको फिर से मिल गई, तो ये भी ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। फिर आते हैं हम फोर्थ पे। दो अगर आपको साइड्स इक्वल गिवन कर देता है, साथ में एक 90 डिग्री आएगा ही आएगा, तो ये तीनों मिलके भी क्या बना देंगे हमारी ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट। तो ये 4 टाइप्स और ये 4 टाइप्स, टोटल है 8 टाइप आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में मुझे नहीं पता क्या आएगा। अगर वर्कबुक में इसके रिलेटेड क्वेश्चन डाल सकता है, ये वाला इसके रिलेटेड है क्वेश्चन। हाइपोटेन्यूज इक्वल दिया होगा, एक एंगल इक्वल दिया है, 90 डिग्री बीच में आ गया, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। अगर इसके रिलेटेड दे सकता है तो इसके भी आ सकता है, इसके भी आ सकता है और इसके रिलेटेड भी आ सकता है। तो इसीलिए मैंने तो अपनी इस तरफ से आपको सारा का सारा जो कुछ इंट्रोडक्शन में आ सकता था मैंने तो आपको सब कुछ करवा दिया। उसके साथ साथ कुछ छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज आती जाएंगी, उनको लिखते जाना साथ साथ में, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन में प्रूव करवाता जाऊंगा आपको। तो चलिए फिर हम वर्कबुक के सॉल्यूशंस को अब शुरू करते हैं। तो चलिए फिर हम अब वर्कबुक के सॉल्यूशंस शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सी वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। 2 ट्राइंगल्स हैविंग सेम एरिया आर कॉन्ग्रुएंट। कहता 2 ट्राइंगल्स का अगर एरिया सेम होता है तो वो कॉन्ग्रुएंट है। इसके लिए आपको एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट 1/2। ठीक, अरे हाइट लिखे यहां पे, ठीक है। ये दूसरी ट्राइंगल के इक्वल है, उसको हम B1 और H1 मान लेते हैं, उसकी बेस और हाइट को। तो इससे ये कहां से प्रूव हुआ कि ये कॉन्ग्रुएंट है। ना तो उसने बेस इक्वल दिया, ना ही उसने हाइट इक्वल दी है। तो अब ये वाला पॉइंट आप नोट करके रख लेना अपने पास कि 2 ट्राइंगल्स का अगर सेम एरिया दिया है तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती। उसके लिए और भी कुछ चीजें चाहिए, जस्ट एरिया सेम देने से नहीं होगी। तो ये तो होगी फर्स्ट इनकरेक्ट। अब चलते हैं सेकंड पे। इफ 2 साइड्स एंड 1 एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग, अब कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड भी यूज कर दिया इसने, 2 sides and the angle of another triangle, then 2 triangles are congruent। तो हम क्या कहेंगे, यस ये कॉन्ग्रुएंट है। बट नहीं है भाई यार, ऐसा कुछ नहीं है। अब क्यों नहीं है, हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, देखो यहां पे 2 साइड्स दी हैं और थर्ड एंगल गिवन है। तो थर्ड एंगल कहां पे आना चाहिए, आपको मैंने बताया था सेंटर में। 2 साइड्स के बीच का एंगल होना चाहिए। क्या ये वर्डिंग यहां पे कहीं यूज करी गई है? अगर नहीं करी गई है तो आप अपने आप से नहीं बना सकते उसको। अगर ये वर्डिंग यहां पे यूज करी जाती कि 1 एंगल बिटवीन 2 साइड्स एंड इज आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग sides and angle, then 2 triangles are congruent. Yes, it is true, but it is not true. Then B option is also incorrect. अगर A भी incorrect है, B भी incorrect है, तो that means कोई all of these option होगा जो कि हमें D में दिया है। लेकिन हम एक बार C पढ़ लेते हैं। देखो, if the hypotenuse of one right angle triangle is equal to the hypotenuse। अब हाइपोटेन्यूज और राइट एंगल की बात कर रहा है, एक साइड की बात ही नहीं करी, तो आरएचएस उसमें लगी नहीं। आरएचएस नहीं लगी तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट भी नहीं होगी। इसीलिए हमारा ऑप्शन डी क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे, जिसमें दिया इन ट्राइंगल एबीसी। तो ट्राइंगल है हमारी एबीसी, बना लेते हैं फटा। इन ट्राइंगल एबीसी, AB इज इक्वल टू AC। ये AB AC के इक्वल है। अब ये कौन सी ट्राइंगल बनी, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, जो साइड्स इक्वल होती हैं उसके ऑपोजिट वाले एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट। तो ये हमने लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। एंड AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। पहले तो मतलब समझो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, और उसके लिए पहले समझते हैं बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है। बाइसेक्टर का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो जो हमारा AD है वो BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, BD भी 2 और DC भी 2 है। और परपेंडिकुलर का मतलब आपको पता ही है कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। दैट्स इट।
तो यहां तक जो कुछ उसने बोला हमने लिख लिया। द प्रॉपर्टी बाय विच ट्राइंगल एडीबी ट्राइंगल एडीसी आर कॉन्ग्रुएंट, कैसे कॉन्ग्रुएंट है, कौन सी प्रॉपर्टी के साथ, ट्राइंगल एडीबी ट्राइंगल एडीसी। ठीक है, अब देखो कैसे वो कॉन्ग्रुएंट है। ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये एंगल भी इक्वल है। तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी यूज हुई है यहाँ पे। एक मिनट। अब देखो ऑप्शंस देखो यहाँ पे, साइड एंगल साइड और आरएचएस प्रॉपर्टी। अब देखो क्या ये तीनों प्रॉपर्टीज लग रही हैं इसके ऊपर। ये साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली एडी क्या है, कॉमन है, तो इक्वल ही होगी। अगर ये 6 है एडीबी में तो 6 ही भाई एडीसी में होगी, तो एस तो प्रूव होगी। उसके बाद मैंने आपको एंगल साइड एंगल प्रूव करके दिया था, वो भी इसमें प्रूव हो रही है। उसके बाद साइड एंगल साइड, ये भी इसमें प्रूव हो रही है। उसके बाद ये 90 डिग्री की है, दोनों की दोनों मतलब राइट एंगल्स हैं, तो राइट एंगल आ गया। हाइपोटेन्यूज एंगल के सामने होता है 90 डिग्री के, तो ये हाइपोटेन्यूज भी इक्वल आ गया। उसके बाद थर्ड साइड हमने ये वाली इक्वल ले ली, तो थर्ड साइड भी आ गई। तो चारों की चारों कॉन्ग्रुएंसी इसमें लग रही हैं। दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज हमारा इसका आंसर है। अब इसको एक और तरीके से करा जा सकता है, ये सब आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपने एक कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी ना, तो उस ट्राइंगल का तो सब कुछ ऑटोमेटिकली इक्वल हो गया। जब उसका ऑटोमेटिकली इक्वल हो गया तो सारी की सारी कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टीज उसके ऊपर लगेंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे, जिसमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट वाली ढूंढनी हमने। पी देखो, टू प्लेन्स फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड साइज। उनका साइज अगर सेम हो, साइज से मतलब क्या है, उनकी जो साइड्स बने ना, साइज यही होगा ना उसकी साइड्स जो हैं वो दो ट्राइंगल्स की या दो शेप्स की या दो फिगर्स की अगर सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट होगी। तो द आंसर इज यस। तो ये तो इनकरेक्ट नहीं है, करेक्ट है, तो पी नहीं हम यूज कर सकते इसमें। अब क्यों पढ़ते हैं, ऑल इक्विलेटर ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इक्विलेटर ट्राइंगल क्या होती है, जिसकी सारी की सारी साइड्स सेम होती है। ये होगी एक इक्विलेटरल, ये होगी दूसरी इक्विलेटरल। ऑल इक्विलेटर ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट है, नहीं है। तो क्यू क्या है, इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा इसका आंसर है। तो देखिए अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, ये जो ट्राइंगल गिवन है ये मैंने यहां पे बना ली है, जिसमें AB और AC क्या है, इक्वल है। ये याद रख लेना, आइसोसेलेस ट्राइंगल है इसलिए। तो ये जो दो साइड्स अगर ये वाली दो इक्वल हैं तो ये वाले दो एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इनको हम मार्क कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे बढ़ने। इफ E and F be the midpoints of AC and AB respectively, then BE is equal to। कहता अगर E और F जो है वो मिड पॉइंट्स हैं इनके, तो जो BE है ये वाली साइड किसके इक्वल आएगी। ठीक है, ये प्रूव करते हैं। देखो AB और AC इक्वल है। अगर ये टोटल 4 है मान लो, ये भी 4 होगी। अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो ऊपर वाला पार्ट 2 होगा, नीचे वाला 2 होगा, ये भी 2 होगा और ये भी 2 ही होगा, क्योंकि इक्वल है सब कुछ। ओके, अब देखो हमें प्रूव करवाना है BE। हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल BCE ले लेते हैं और एक BCF ले लेते हैं। इसको लिखना किस तरीके से, ये ध्यान से देखना। देखो BCE तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि फर्स्ट ट्राइंगल लिख रहे हैं। सेकेंड वाली ट्राइंगल ध्यान से देखना, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये दोनों हम इक्वल प्रूव करवा सकते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स में। तो इन दोनों को अपनी सेम पोजीशन पे लिखना। तो वो कैसे लिखा जा सकता है, CBF लिख के यहां पे, ताकि जो एंगल B है वो एंगल C के ही इक्वल आए। दैट्स इट, ये मैं बताना चाहता था इसमें। अब देखो इन दोनों ट्राइंगल्स में BC कॉमन है, तो एक साइड आ गई मेरे पास। उसके बाद ये दो साइड्स भी कॉमन है, मतलब इक्वल है, तो दो साइड्स आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, एक एंगल चाहिए, साइड एंगल साइड।
तो बीच में क्या आ गया, एंगल आ गया, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी, इसीलिए सारे के सारे एंगल्स एंड सारी की सारी साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। हमें कौन सी साइड चाहिए, बीई, किसके इक्वल आएगी, बीई, मतलब फर्स्ट लेटर एंड थर्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड है सी एफ, तो बी सी किसके इक्वल है, बीई सॉरी किसके इक्वल है, सी एफ के, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। दैट्स इट। तो ट्राइंगल्स का नाम थोड़ा सा ध्यान से लिखना, ठीक है। अगर आपने यहां पे गलती से बी सी ई एंड बी सी एफ लिख दिया और कॉन्ग्रुएंट भी उसको प्रूव कर दिया, तो आपकी बीई किसके इक्वल आ रही है, बी एफ के, जो इसमें ऑप्शन दे रखा है, और आप टिक कर आ जाओगे और आप बोलोगे हम तो सारे सही करके आए हैं, पता नहीं कैसे गलत हो जाते हैं। तो ये गलत इसी तरह से होंगे। मैंने आपको बताया हमेशा सीक्वेंस में आने चाहिए, अगर वो सीक्वेंस इधर उधर होती है तो आपका आंसर गलत ही आएगा। तो अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो अब देखो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कहता है इफ यू वांट टू प्रूव ट्राइंगल एफ ई डी एंड ट्राइंगल आर क्यू पी यूजिंग SAS वेयर एंगल D इज इक्वल टू एंगल P। देखो SAS यूज करना है, एंगल उसने हमें ऑलरेडी बता दिया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो आपको दो साइड्स कौन सी चाहिए, ED एंड QP इक्वल होने चाहिए, FD एंड RP इक्वल होनी चाहिए, तभी आप SAS लगा सकते हो। तो ED QP के दिया हुआ है यहाँ पे कहीं, ये रहा ऑप्शन बी में, RP एंड FD दिया हुआ है ऑप्शन सी में, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन आता है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, जिसमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट शो ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF बाय SAS प्रॉपर्टी। अब SAS प्रॉपर्टी मैंने बोला था छोटे छोटे से पॉइंट्स लिखवाऊंगा, उनको लिखते रहना। अब इसमें छोटा सा पॉइंट क्या आता है, SAS प्रॉपर्टी। SAS प्रॉपर्टी कैसे लगती है वो थोड़ा सा समझ लो, पहले तो हमने समझ ही लिया था। अगर हम ये दो साइड्स इक्वल करवाते हैं तो हमें ये वाला एंगल की जरूरत पड़ेगी, किसके, इसके इक्वल। अब इसमें कॉमन चीज क्या आ रही है, देखो साइड हमने कौन सी ली, AB एंड BC, और एंगल हमने कौन सा लिया, जो पॉइंट दोनों में कॉमन आ रहा था, B। यहां पे भी सेम DEFE, तो E क्या आ रहा था दोनों में कॉमन, तो उसी के ऊपर एंगल भी इन दोनों में इक्वल आया। अब आप क्वेश्चन करो, आपका आसान क्वेश्चन हो जाएगा। देखो ACBC एंगल C पे है क्योंकि C दोनों में कॉमन था, ओके। EFDF एंगल F दोनों में कॉमन है। अब देखो सब इक्वल दिए हैं 65 65, ACDF के इक्वल दिया, BCEF के दिया 7 7, तो सब इक्वल दिया है, कोई चिंता की बात ही नहीं है। आगे चलो, ABAC A के ऊपर एंगल होना चाहिए, दिया हुआ है। DEEF F के ऊपर एंगल होना चाहिए, D के ऊपर दिया है, जो कि गलत है, इसीलिए ऑप्शन बी क्या है, इनकरेक्ट है। दैट मीन्स हमारे लिए तो ये राइट ऑप्शन है। दैट्स इट, ठीक है। तो ये वाली चीज भी लिख के रख लेना कि दो साइड्स और उसके बीच के एंगल मीन्स वो वाला एंगल आएगा जो पॉइंट कॉमन आ रहा है उसमें। दैट्स इट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन में है इन द गिवन फिगर PA इज परपेंडिकुलर टू AB। PA परपेंडिकुलर AB के, दैट मीन्स 90 डिग्री का एंगल गिवन है, यहां पे भी 90 डिग्री है, और उसके बाद उसने क्या करा है, दोनों को कॉन्ग्रुएंट भी दे दिया। अब आगे क्या पूछता है, देन कहता कौन सी चीजें इसमें इक्वल होंगी। तो साइड्स इक्वल दी है ना, तो आप यहां से पहले से साइड्स बना लो, ट्राइंगल OAP ट्राइंगल OBQ, OAP OBQ। अब चेक करते हैं एक एक करके साइड फटाफट से। देखो PA किसके दिया है, OB के, PAOB, ध्यान से देखो PA एंड OB, ये अल्फाबेट देखो कहां पोजीशन पे और ये कहां पोजीशन पे। तो फर्स्ट तो इसने रॉन्ग दिया, हमसे इसने करेक्ट वाला पूछा है, हाँ करेक्ट वाला पूछा है उसने। AP किसके इक्वल दिया, BQ के, AP BQ के, यस। तो हमारा B ऑप्शन क्या है इसमें, करेक्ट है। आगे भी चेक कर लेते हैं। देखो OPBQ, OPBQ गलत है, OANOQ, OAOQ ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। दैट्स इट। तो ट्राइंगल्स को ध्यान से देखना है, ध्यान से उनको समझना। ओके, अब आ जाओ एथ क्वेश्चन पे। ट्राइंगल एबीसी और पीआरक्यू क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो कहता है एंगल बी और पीक्यू किसके इक्वल होंगे, एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल आर के, पीक्यू ए सी के। तो एंगल आर और ए सी
एंगल आर और एंगल ए सी, साइड ए सी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो 8th क्वेश्चन के बाद आ जाओ अब 9th क्वेश्चन। हमारा 9th क्वेश्चन देखो, इन द गिवन फिगर बाय विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्राइंगल क्यूएसपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आरएसपी। अब देखो यहाँ पे ये ट्राइंगल गिवन है, फिगर हमने बनाई हुई है। अब हमें ट्राइंगल प्रूफ करवानी है, एक ये वाली और ये वाली कॉन्ग्रुएंट। देखो यहाँ पे क्या क्या गिवन है हमें, तो हमें गिवन है ये दो एंगल्स इक्वल हैं, तो हमने लिख लिया ए। उसके बाद हमें गिवन है कि ये पी एस दोनों में क्या है, कॉमन है, तो एक हमारे पास साइड आ गई। अब देखो तीसरा हमें कुछ भी यहां पे नहीं गिवन है, तो तीसरा प्रूव करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक क्यू एस टी एंड आर एस टी ट्राइंगल में जाना पड़ेगा। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दोगे तो आपकी ये वाली जो दो साइड्स हैं इक्वल हो जाएंगी, जिससे हमारी साइड एंगल साइड प्रूव हो जाएगी। तो ये चीज आपको अब करनी पड़ेगी। कैसे, देखो यहां पे देखो ये और ये यहां पे लाइन लगाई हुई है, दैट मीन्स क्यू टी एंड आर टी क्या है, इक्वल है, तो साइड एक प्रूव होगी। दोनों 90 है, एंगल एक प्रूव हो गया। थर्ड साइड कहां से आएगी, एस टी से, क्योंकि एस टी दोनों में क्या है, कॉमन है। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी हमने क्या कर दी, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवा दी, जिससे उसकी सारी की सारी साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो क्यू एस एंड एस आर भी इक्वल आ गई, जिससे ये वाली ट्राइंगल जो हमने प्रूव करनी थी वो भी प्रूव होगी। तो साइड एंगल साइड से हमारी क्यू एस पी आर एस पी क्या हो जाती हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाती हैं। तो साइड एंगल साइड ऑप्शन सी में है। ये हमें क्यों निकालना पड़ा, वैसे तो हम तुक्का लगा के भी कर सकते थे, लेकिन देखो यहाँ पे एंगल साइड एंगल भी दिया हुआ है, तो ये एंगल साइड एंगल भी बन सकता था, इसीलिए हमें इसको पूरा प्रॉपर प्रूव करना पड़ा। ठीक है, तो चलिए अब 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा 10th क्वेश्चन देखो, अब ट्राइंगल ओ ए पी ट्राइंगल ओ बी क्यू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कहता क्या नहीं ट्रू है। साइड दिए होंगे, एंगल्स दिए होंगे, आपको जस्ट चेक करना है कि वो सेम जगह पे दिए हैं या नहीं दिए हैं। ओ ए बी ओ सही जगह पे दिए हुए हैं, ठीक है, ये तो इक्वल होंगी साइड्स। अब देखो यहाँ पे एक और चीज दी है, पी ओ एंड बी ओ। बी ओ यहाँ पे ऑलरेडी ए ओ के इक्वल कर चुके हैं, उसके बाद कैसे ये ओ पी के इक्वल हो सकता है, तो इसीलिए ऑप्शन सी क्या है, नॉट ट्रू। तो 10th का तो आ गया हमारा ऑप्शन सी। अब चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन देखो, विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन कैन बी यूज टू स्टेट दैट ट्राइंगल ए ओ बी ट्राइंगल डी ओ सी आर कॉन्ग्रुएंट। तो कैसे होंगे, साइड साइड ये तो गिवन है। अब बचा एक एंगल, ठीक है, वो एंगल कहां से आएगा, ये वाला एंगल। कैसे आएगा, क्योंकि ये दो लाइंस क्रॉस करके जा रही हैं, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स प्रूव करवा दिए, ये साइड, ये एंगल एंड ये साइड, जिससे हमारा एस ए एस यूज होते हुए हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे और हमारा ऑप्शन बी राइट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 11th क्वेश्चन। अब चलते हैं हम 12th क्वेश्चन पे। अब है हमारा 12th क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर लाइन सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट पी क्यू। अब कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, इक्वल है बेसिकली। ठीक है, तो ए बी और पी क्यू क्या है, इक्वल है, दो लाइंस है, दोनों की दोनों इक्वल है। सी एंड आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड पी क्यू। सी और आर क्या है, मिड पॉइंट्स है दोनों के। देन फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी प्लस पी क्यू। तो इन सबको हम यहां पे लिख लेते हैं। ए बी किसके इक्वल था, पी क्यू के, इनकी वैल्यू भी गिवन थी नीचे, ध्यान से देखना। ठीक है, तो 4x प्लस 13 7x माइनस 15। हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है, बी सी प्लस पी क्यू। देखो पी क्यू की तो पूरी वैल्यू लेंगे 7x माइनस 5, लेकिन ए बी का हाफ क्या है, बी सी, तो इसका अगर हम हाफ कर देंगे तो हमारे पास बी सी आ जाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ आप क्या करो, x की वैल्यू निकाल लो यहां से, उस x की वैल्यू को इसमें पुट करवा दो, जिससे आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से निकालो x की वैल्यू, वो आ जाएगी आपकी 28 एंड 3। तो x विल बी इक्वल टू 28 ओवर 3। आई थिंक दिस इज रॉन्ग, यहां पे 5 है नॉट 15।
तो ये थोड़ा सा गलत होके हमारा आ जाएगा 18 यहाँ पे, और ये आ जाएगा 6, तो x विल बी 6। अब x की वैल्यू इसमें पुट करवाओ, 4 इंटू 6 24, प्लस 13 भी कर दो साथ में, तो वो आ जाएगा 37/2, प्लस 7 इंटू 6 42, 42 माइनस 5 इज 37, ठीक है। 37 प्लस 37 एंड हाफ, ठीक है। तो ये कैसे आ जाएगा हमारा आंसर? 37 का हाफ होता है 18.5, तो ये आ जाएगा 55.5 यूनिट्स हमारा आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर आएगा। दैट्स इट, ठीक है। पहले ए बी इज इक्वल टू पी क्यू दिया हुआ था, उससे हमने एक्स की वैल्यू निकाली एंड देन एक्स की वैल्यू पुट करवाई एंड हमारा आंसर आ गया। तो चलिए अब 13th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब देखते हैं हमारा 13th क्वेश्चन जो है, इन द गिवन फिगर सी एफ एंड ए ई आर इक्वल। ए ई एंड सी एफ क्या है? इक्वल है। फिगर आगे यहाँ पे बनी हुई है, मैंने बना ली हुई है ऑलरेडी, ठीक है। आर इक्वल परपेंडिकुलर ऑन बी डी। ये क्या है? परपेंडिकुलर है दोनों के दोनों, एक तो इक्वल है दोनों और ऊपर से परपेंडिकुलर भी है, तो 90 डिग्री के एंगल भी बनाएंगे। उसके बाद आगे पढ़ो, एंड बी एफ ई एंड ई डी क्या है? इक्वल है। तो यहां से लेके यहां तक हम क्या करते हैं? इन सबको 2 मान लेते हैं। ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। इससे क्या होता है? थोड़ा सा आसानी हो जाती है, क्योंकि उसने इक्वल दिया है तो हमने सबको 2 मान लिया। देन एंगल बी ए ई कहता किसके इक्वल है? देखो क्या पूछा है हमसे पूछा है एंगल बी ए ई, जिससे हमें पता चलता है कि एक ट्रायंगल तो हमारी हो जाती है एंगल ट्रायंगल बी ए ई। कैसे? क्योंकि उसी में ये बी ए ई एंगल आ सकता है, तो एक ट्रायंगल तो हमें पता चल गई। अब इसको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवाना है, उसके लिए देखो ट्रायंगल ये भी गिवन है, ये भी है और ये भी है, कौन सी वाली ट्रायंगल ली जाए, ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम एक ट्रायंगल ये वाली ले सकते हैं। देखो यहां पे भी 90 है, यहां पे भी 90 है, ठीक है। तो ट्रायंगल सी एफ डी अगर हम लें तो एक तो हमारा एंगल प्रूव हो जाएगा फटाफट से। उसके बाद सी एफ एंड ए ई ऑलरेडी इक्वल दिए हुए हैं, तो ये भी इक्वल हो जाएंगी। उसके बाद देखो इसमें एक साइड आ रही है बी ई जो है 4, क्योंकि 2 + 2 4 होता है, और जो हमारी सी डी एफ है उसमें आ रही है एफ डी जो कि 2 + 2 4 है। तो हमारा क्या हो जाएगा? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, जिससे ट्रायंगल सी डी एफ क्या है? कॉन्ग्रुएंट आ जाएगी ट्रायंगल बी ए ई के। लेकिन अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि जो अल्फाबेट की सीक्वेंस आएगी सी डी एफ की वो क्या आएगी? क्योंकि अगर आपने वो गलत लिख दी ना, तो जो आप इसके इक्वल एंगल लिखोगे ना वो भी आपका गलत ही होगा। तो सीक्वेंस को आप ध्यान से लिखना, कांग्रेस प्रूव करवाना तो इजी था। सीक्वेंस कैसे आएगी? देखो बीई हमने इक्वल करा था, है ना, बीई इक्वल करा था एफ डी के। अब आप इसको एफ डी भी लिख सकते हो, डी एफ भी लिख सकते हो। अब इन दोनों में से कौन सी वाली सीक्वेंस आनी है वो हमें एंगल बताएगा, ए ई बी, ठीक है। तो ए उसके बाद ई पे गए, मतलब थर्ड लेटर जो हमारा होना चाहिए था वो एफ होना चाहिए था, तभी तो सी एफ डी हमारा इक्वल आएगा इसके। तो थर्ड हमारा लेटर अगर एफ होना चाहिए था तो ये ऊपर वाला गलत है, यहां पे सी आएगा। तो डी सी एफ जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट आएगी किसके? ट्राइंगल बी ए ई के। तो सीक्वेंस का ध्यान रख लेना, अदरवाइज आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। अब बी ए ई आपका इक्वल है डी सी एफ के, क्योंकि ए सेंटर में आ रहा है, यहां पे सी सेंटर में आ रहा है, दैट्स इट। तो डीसीएफ आप चेक कर लो आपका किस में आता है, डीसीएफ है आपका ऑप्शन डी, दैट्स इट। सीक्वेंस का ध्यान रखना, मैं लास्ट बार बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आपने सीक्वेंस का ध्यान नहीं रखा तो आपका आंसर गलत भी आ सकता है, दैट्स इट। तो यही था हमारा 13th क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। तो देखो 14th क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है।
साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, कौन सी कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तीनों में साइड्स गिवन है, इक्वल है, तो ये तो कॉन्ग्रुएंट होगी। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल इक्वल गिवन है, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट होगी। एंगल एंगल एंगल, यहां पे भी एंगल 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 गिवन है, तो क्या हमने एंगल एंगल वाली कोई कॉन्ग्रुएंसी करी थी? नहीं करी थी। लास्ट वाला देखो 90 डिग्री, उसके सामने हाइपोटेन्यूज और एक साइड गिवन है, इसके इक्वल गिवन है, तो ये क्या हो जाएंगी, आरएचएस से इक्वल हो जाएंगी। बचा ऑप्शन सी। अब ऑप्शन सी आपको तो पता है इनकरेक्ट है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि हमने एंगल 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 वाली कोई कॉन्ग्रुएंसी करी ही नहीं। बट दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों है कि एंगल 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 कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती। इसका आंसर बहुत सिंपल है। देखो, अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, मैंने एक ट्रायंगल बनाई जिसका एक एंगल था 30, एक एंगल था 80 और एक एंगल था 70 डिग्री, ठीक है। इसके बाद इनकी साइड्स भी लिखो, इसको 3 लिख लो, इसको 2 लिख लो, इसको 5 लिख लो, अपनी तरफ से कुछ भी। ओके, एक और ट्रायंगल बनाओ इसके बाद। ज्यादा कुछ बड़ी बन गई है बट चलेगी, कोई बात नहीं। इसका एंगल है 80 डिग्री, इसका एंगल है 30 डिग्री और इसका ये वाला एंगल है 70 डिग्री। इसकी साइड है 5, ये है 9, ये है 10। अब बताओ, एंगल 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 से तो ये कॉन्ग्रुएंट आ रही है, लेकिन क्या साइड से ये कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। तो अगर साइड से ही कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो अगर हम एंगल 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 प्रॉपर्टी यूज करके इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, वो तो गलत चीज है ना, क्योंकि इनकी साइड्स तो बहुत डिफरेंस है दोनों में। देखो, ये 3 है, ये 5 है, ये 2 है और ये कहां पे 9 है, और ये 5 है और ये 10 है। तो इसीलिए एंगल 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 प्रॉपर्टी कभी भी नहीं यूज करी जाती। क्यों नहीं यूज करी जाती? क्योंकि दो ट्राइंगल्स के सारे एंगल्स तो इक्वल हो सकते हैं, पॉसिबल है, लेकिन उन्हीं ट्राइंगल्स की साइड्स अनइक्वल होने के चांसेस हैं। इसीलिए हम इस प्रॉपर्टी को यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये इसका रीजन है बस। इसीलिए एंगल एंगल कॉन्ग्रुएंसी कभी भी यूज नहीं करी जाती। ये आपका एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन। तो इस चीज से आप इजीली प्रूव करवा सकते हो। दो ट्राइंगल्स लो, साइड्स उनकी डिफरेंट ले लो, लेकिन एंगल्स सेम ले लो, क्योंकि एंगल सेम हो सकते हैं, एंगल्स का कोई फर्क नहीं पड़ता। साइड्स आप जितनी मर्जी बड़ी करते जाओ, एंगल्स वही के वही रहेंगे, एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दैट्स आवर आंसर, यही हमारा आंसर था, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन, फिर इसका आंसर क्या आ जाता है 14 का, ऑप्शन सी। क्यों है वो मैंने बता दिया। अब हम चलते हैं 15th क्वेश्चन पे। आजा भाई, देखो, इफ फॉर ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ द कोरस्पोंडेंस दिस गिव्स अ कॉन्ग्रुएंस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अब देखो यार, कॉन्ग्रुएंसी में उसने क्या कर दिया, जो एबीसी था उसको लिख दिया सीएबी और यहां पे ईडीएफ लिख दिया। क्या करा है, अल्फाबेट की सीक्वेंस चेंज करी है। कॉन्ग्रुएंस ये दो नहीं है, ये दो हैं, बस इतना सा काम करा है। और कहता नॉट ट्रू कौन सा नहीं है, ए सी है फर्स्ट सेकंड पे, उसको डी ई के इक्वल आना चाहिए, डी ई के इक्वल दिया। ए बी किसके इक्वल आना चाहिए, डी एफ के, यहां पे ई एफ दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी आ जाता है हमारा 15th का आंसर, ठीक है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए पहले ट्राइंगल्स ये दे दी और उसके बाद उनके नाम चेंज करके उनकी सीक्वेंस को चेंज कर दिया गया है, दैट्स इट। इसमें और कुछ नहीं करा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था। अब हम चलते हैं 16th क्वेश्चन पे। 16th क्वेश्चन देखो, इन द गिवन फिगर एडी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी ए सी, देन कौन सी वाली कॉन्ग्रुएंस होगी। अब ऐसे वाले क्वेश्चंस यार जिसमें कौन सी वाली कॉन्ग्रुएंस होगी, और आप देखो ऑप्शंस कैसे दिए हुए हैं, ए बी डी बी ए डी, और उसमें भी ऐसे कुछ ऑप्शंस दिए हैं। तो इसमें पता क्या दिक्कत आएगी, अगर आप अपने आप से प्रूव करवाओगे ना तो आपका आंसर गलत तो नहीं आएगा, फिर उसमें आपको बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे और उसमें बहुत टाइम जाएगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस कैसे करने हैं याद रख लेना। ऐसे वाले क्वेश्चन हमेशा आपने ऑप्शंस के साथ चलना है, ऑप्शंस को सही प्रूव करवाने की कोशिश करनी है, आपने अपने आप से कुछ नहीं करना है। तो देखो, सबसे पहले तो जो आपको गिवन है उसने बोला जो ए डी है वो बी ए सी का परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है अगर ये वाला एक्स है
तो ये भी x होगा, मींस इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है एंगल BAC को। ओके, अब ट्राइंगल है हमारे पास ADB एंड ADC, ये दो ट्राइंगल्स हैं जिसमें देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल दी है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दिया है, और ये वाली साइड क्या है, कॉमन है। तो एंगल साइड एंगल साइड से हमारी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो रही है, लेकिन हम कुछ नहीं लिखेंगे, हम सीधा इधर चलेंगे। AB किसके इक्वल है, AC के। AB इक्वल है AC के, क्या सीक्वेंस में है, नहीं है तो कट कर दो सीधा। AB किसके इक्वल है, AC सीक्वेंस में है, ठीक है। अभी इसको कंसीडर रखो कि हाँ ये सही हो सकता है, ये भी सीक्वेंस में है, इसको भी कंसीडर करो, ये सही हो सकता है। ये सीक्वेंस में नहीं है तो इसको भी कट करो, निकालो इसको। अब बचे दो ऑप्शंस, फटाफट से देखो। AD क्या सही पोजीशन पे, AD देखो, यहाँ पे AD देखो और यहाँ पे देखो, इसको कट करो, ऑप्शन बी आंसर, दैट्स इट। बहुत आसान तरीके से हो सकता है। नहीं तो आप पता क्या करते, आप क्या करोगे, मान लो ट्राइंगल आप BAD और ट्राइंगल CAD, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट लिख देते हो। फिर आप जब ऑप्शंस में जाओगे आपको वो मिलेगी नहीं, जब वो आपको मिलेगी नहीं तो उसके लिए आप इसको इधर लेके जाओगे, इसको इधर लेके जाओगे, इसको इधर लेके जाओगे, इसको उधर लेके जाओगे, तो उससे बहुत ही ज्यादा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, और हमें टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ऑप्शंस के साथ लेके चलना। साइड्स वगैरह प्रूव करवानी है वो अलग बात है, लेकिन ऐसे वाले जब क्वेश्चंस आ जाए ना, जो आगे आएंगे बहुत सारे, तो इसी तरह से हमने करने हैं, याद रख लेना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। तो हमारा 17th क्वेश्चन देखो, इन टू ट्राइंगल्स PQR LMN, PQ इज इक्वल टू QR, एंगल P इज इक्वल टू एंगल QR इज इक्वल टू साइड QR इज इक्वल टू LN, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कॉन्ग्रुएंट है सिर्फ ट्राइंगल्स, आइसोसेलेस है ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट भी है और आइसोसेलेस भी है, या नन ऑफ दिस, कुछ भी नहीं है इनमें से। तो जो मुझे इक्वल दिया था मैंने उसके हिसाब से यहाँ पे निशान लगा दिए सबके ऊपर, ठीक है, मार्क कर दिया है। उसने बोला था PQ और QR इक्वल हैं, LN और QR इक्वल हैं, तो मैंने उस हिसाब से मार्क लगा दिए हैं। एंगल P जो है वो एंगल M के इक्वल है, तो क्या इससे आपका कहीं से भी कॉन्ग्रुएंट बन रहे हैं दोनों के दोनों ट्राइंगल्स? द आंसर इज नो। तो ऑप्शन बी में सिर्फ कॉन्ग्रुएंट दिया था, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन बी में दिया था कि दोनों की दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, आइसोसेलेस हैं। ये मैं फिर भी मान लेता हूं आइसोसेलेस है, ये किधर से आइसोसेलेस है, तो इसका भी आंसर है नो। ओके, उसके बाद बोला दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट भी है, आइसोसेलेस भी है। अगर दोनों का आंसर नो आ रहा है तो इसका भी आंसर क्या आएगा, नो आएगा। तो बच्चा कौन, डी का आंसर यस होगा, तो इसीलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, दैट्स इट। अब हम चलते हैं 18th क्वेश्चन। हमारा 18th क्वेश्चन है, ये बिल्कुल 16th जैसा है, जैसा हमने उसमें प्रूव करवाया ना ऑप्शंस को लेके, वैसा ही इसमें करेंगे। देखो, इन द गिवन फिगर इफ PR इज इक्वल टू QR, ये सब आप पढ़ लेना, मैंने इनके मार्किंग कर दी हुई है इस फिगर के ऊपर। तो हम सीधा चलते हैं यहाँ पे। देखो, ये वाली मार्किंग नहीं थी यहाँ पे, तो ये वाली मार्किंग थी जो मैंने ऑलरेडी कर रखी है। ये हमें एंगल इक्वल दिए हुए थे, ये वाला एंगल इसके इक्वल था, ये वाला एंगल इसके इक्वल था, और PR और QR इक्वल थे। अब यहां पे दो ट्राइंगल्स कौन सी बन रही है वो हमें ऑप्शन ही बता रहे हैं, SQR, ठीक है। तो एक बना दो SQR अलग से यहां पे, SRQ। उसके बाद दूसरी ट्राइंगल है TPR, तो TPR यहां पे बना लो, TRP, राइट। अब बनाओ इनके ऊपर एंगल, देखो SQR, तो Q के ऊपर तो एंगल था ऐसे वाला, ठीक है। तो उसी उसमें बनाते हैं हम बिल्कुल सीक्वेंस में। और अबे ये क्या कर दिया मैंने, हाँ सही है। उसके बाद देखो फिर हमारा एंगल था जो P वाला, TPR, ये वाला एंगल था, इन दोनों को आपस में इक्वल लिख दिया मैंने। उसके बाद QR एंड PR आपस में इक्वल थे। ये वाला जो एंगल है ना, फिलहाल के लिए इक्वल नहीं है, लेकिन हम इक्वल प्रूव करवा सकते हैं। कैसे? ये वाला एंगल है TRP, देखो TR और P, ये पूरा एंगल आ रहा है, ना कि सिर्फ इतना एंगल आ रहा है। और इस वाले में क्या आ रहा है, SRP,
इसमें भी देखो ये पूरा एंगल आ रहा है, ना कि सिर्फ ये वाला एंगल आ रहा है, और हमें गिवन था ये वाले एंगल्स। अब अगर हम ऊपर वाला एंगल देखें, अगर ये 40 डिग्री है तो ये टोटल एंगल 40 प्लस दिस, 40 प्लस दिस, ये भी तो आपस में इक्वली हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये 20-20 थे दोनों एंगल्स जो नीचे वाले थे, तो 40 प्लस 20 60, 40 प्लस 20 60, तो दोनों आपस में इक्वल ही आएंगे, इसीलिए मैंने बोला ये दोनों भी इक्वल ही हैं। तो अब देखो हमारे पास एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई है। ठीक है, अब हमारा काम क्या है? अब हमारा काम इतना है, इनमें से ऑप्शन सही वाले ढूंढने। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूं, इजी सा काम है। पहले हम सबसे पहले करेंगे कि एस आर और टी आर इक्वल दिया है, हम चेक करते हैं किसमें सीक्वेंस सही दिया है एस आर और टी आर की। एस आर टी आर, क्या सीक्वेंस सही है? नहीं है तो छोड़ दो इसको। ठीक है, एस आर टी आर सही है, एस आर टी आर ये भी सही है, एस आर एंड पी टी, यहां पे एस आर एंड पी टी सीक्वेंस गलत है, तो ये भी ऑप्शन गलत ही है। अब बचा हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, इसमें से क्या करेक्ट है वो हमें बताएंगे ये वाली जो इक्वालिटी हमने प्रूफ करी हुई है। तो पी आर किसके इक्वल था? क्यू आर के। पी आर क्यू आर सही सीक्वेंस में है, तो बी में तो सही है। पी आर क्यू आर सीक्वेंस ही गलत है, तो ऑप्शन सी गलत कर दो, ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी आपका आंसर है। तो बहुत ही ज्यादा आसान हो गया वंस अगेन। बस इसमें ये ट्रिक थी कि ये वाला एंगल कैसे प्रूव करना है। वैसे तो आप ऐसे ही गलती से भी ले लेते इक्वल, तब भी चल जाता, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये पूरा एंगल आ रहा था बीच में, ना कि हमारे पास सिर्फ ये छोटू वाला एंगल आ रहा था। लेकिन छोटू वाले दोनों एंगल इक्वल है, तो ये जो बीच में एंगल बनेगा वो तो उन दोनों को मिला के इक्वल ही बनाएगा, वो तो अलग कर ही नहीं सकता। दैट्स इट। तो 18th क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान था अगर ध्यान से करा जाए। अब हम चलते हैं एवरीडे मैथमेटिक्स पे। तो हमारा 20th क्वेश्चन है, अकीरा गेव अ प्रॉब्लम टू हर सिस्टर क्यारा, हाउएवर क्यारा गॉट स्टक। उसको हेल्प करनी है कि कौन सी ट्राइंगल्स, जो दो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो ये ऑप्शंस दिए हैं जो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। फिर से ऑप्शन से ही हम चलेंगे जैसा हमने पिछले क्वेश्चन करे हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन हम ऑप्शन से ही करेंगे, आपको पहले से पता है। देखो डी ई किसके इक्वल हो सकती है? ए सी के, और किसी के तो इक्वल हो नहीं होगी ना। तो ए सी और डी ई की सीक्वेंस चेक कर लो किसमें आपको सही दी हुई है। डी ई और ए सी, यस राइट सीक्वेंस है। फिर ए सी एंड डी ई यहां पे है, तो ये तो सीधा सीधा ही कट कर दो। ठीक है, डी ई ए सी ये सही है। तो ऑप्शन या तो ए है या बी है, सॉरी ऑप्शन या तो ए है या डी है, या फिर बी भी हो सकता है। अभी तक हमने बी को नहीं करा है। जब अगर इन दोनों में से कोई सही आ गया तो बाकी सारे ऑप्शन तो वैसे ही चले जाएंगे। अगर इन दोनों में से कोई नहीं सही आया तो बी आएगा। ओके नेक्स्ट चलो। अब इस ट्राइंगल में देखो ये वाली, इसके ऊपर एक लाइन मार्क करी गई है, इसके ऊपर भी, दैट मीन्स ये और ये इक्वल है। तो सी ई ए बी। अब चलो सी ई पे, ए बी पे, तो क्या है ये एक सीक्वेंस में? नहीं है। उसके बाद फिर से यहां पे चेक करो, सी ई और ए बी, तो ये एक सीक्वेंस में है। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट है। तो ऑप्शंस वाले से आपका आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, आप अपने आप से बनाने चलोगे, फिर इनसे मैच करोगे, उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ दैट सीधा ऑप्शंस में जाओ, ऑप्शंस को चेक करो, ऑप्शंस को सही प्रूव करवाओ, जो ऑप्शन सही प्रूव हो जाता है वो आंसर है। दैट्स इट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम आते हैं हम 21st क्वेश्चन पे। इनमें मैं जो जो चीजें प्रूव करूंगा ना, उनको डायरेक्ट प्रूफ एज अ प्रूफ लिख लेना, एज अ स्टेटमेंट लिख लेना, आपको प्रॉपर्टी एज अ प्रॉपर्टी लिख लेना, ताकि आपको वो हमेशा याद रहे, कभी भूले नहीं, क्योंकि बार बार पेपर में प्रूफ करने के लिए हम नहीं बैठेंगे। 3 स्टूडेंट्स वरुण, कार्तिक एंड सिद्ध रोट अ स्टेटमेंट ऑन अ ब्लैक बोर्ड। ठीक है, क्या लिखा? वरुण ने लिखा कि 2 रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम पेरीमीटर। चलिए प्रूव करते हैं इसको। 2 रेक्टेंगल्स हैं, एक 6 8, तो ये भी 6 होगा, ये भी 8 होगा। अगर इन दोनों का पेरीमीटर इक्वल हो जाता है, ठीक है, तो देखो इन दोनों का पेरीमीटर कब इक्वल हो सकता है? अगर ये भी 6 8 हो, ऑफ कोर्स तभी इक्वल होगा, अदरवाइज हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्या ये सही है या नहीं है, मुझे ये बताना है। देखो
ये 6 है, ये 8 है। अगर मैं इनको प्लस करूं, आपको ऑफ कोर्स दिख रहा होगा कि यार इनका पेरीमीटर तो इक्वल आएगा ही आएगा, क्योंकि साइड साइड में सारा का सारा इक्वल है। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स करोगे आपका पेरीमीटर इक्वल आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो क्या अब पेरीमीटर इक्वल नहीं आएगा? ऑफ कोर्स अभी भी पेरीमीटर इक्वल ही रहेगा। यहां से 8, 14, 8, 22, 6, 28, ये भी 28 ही है। तो पेरीमीटर तो अभी भी इक्वल ही रहा, लेकिन ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल नहीं है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट इक्वल, स्टिल द पेरीमीटर इज इक्वल। तो ये क्या हो जाता है? बिल्कुल ही गलत हो जाता। तो वरुण भाई आप तो बोल रहे हो बिल्कुल की बिल्कुल गलत। तो वरुण का तो स्टेटमेंट गलत है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। कार्तिक रोड 2 स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम एरिया। 2 स्क्वायर्स हैं, आई थिंक सो। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी करा हुआ है, शायद स्टार्टिंग में करा था एरिया वाला, या नहीं करा था? नहीं करा था। ओके, 2 स्क्वायर्स हैं। स्क्वायर्स की साइड्स मान लो ये 6 है, ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी। इसका एरिया कितना आएगा? 36। अब बात आती है, इसका एरिया 36 लाने के लिए ये वाली साइड्स भी 6 ही मुझे लिखनी पड़ेगी, अदरवाइज 36 कभी आएगा ही नहीं। तो अगर 36 कभी आएगा ही नहीं तो फिर इसका कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है। तो ये तो भाई सही बोल रहे हैं भाई साहब। तो ये वाले भाई साहब कौन थे? ये वाले भाई साहब थे कार्तिक। तो कार्तिक भाई तो भाई सही बोल रहा है। अगर कार्तिक की स्टेटमेंट ट्रू है, दैट मीन्स ये वाला आप रिजल्ट सीधा सीधा लिख लो कि अगर 2 स्क्वायर्स का एरिया इक्वल होता है तो वो दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट। और ये ठीक है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, सिद्ध। ठीक है, सिद्ध रह गया अब। तो सिद्ध कहता है 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम डायामीटर। 2 सर्कल्स सेम डायामीटर, मान लो ये 20 है इसका डायामीटर, ठीक है। एक और सर्कल आया, उसका भी तो डायामीटर 20 ही लेना पड़ेगा। तो ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं हो जाएंगी, क्योंकि सर्कल तो सेम ही रहेगा। 20 डायामीटर मींस हमें क्या करना पड़ेगा? 20 सेंटीमीटर की एक कंपास खोलनी पड़ेगी एंड देन उसको पूरा घुमाना पड़ेगा। तो इसके लिए भी 20 खोलनी पड़ेगी, इसके लिए भी 20 खोलनी पड़ेगी। तो दोनों के दोनों सर्कल्स क्या हैं? बिल्कुल इक्वल हैं। तो बिल्कुल इक्वल है, तो सिड भाई साहब भी क्या कह रहे हैं? कार्तिक जैसे बिल्कुल सही ही कह रहे हैं। तो कौन दोनों ने सही स्टेटमेंट दी है? वो कार्तिक और सिड ने दी है, वरुण ने गलत करी है। तो चेक कर लेते हैं, हु रोड द करेक्ट स्टेटमेंट? वरुण एंड कार्तिक। तो वरुण भाई तो गलत थे। कार्तिक एंड सिड, तो ऑप्शन बी क्या है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है। दैट्स इट। तो जो भी हमने 21st में भाई स्टेटमेंट्स प्रूव करवाई है उनको लिख के रख लेना, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। ठीक है, अगर आपको ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स आती होती पहले से तो आप कितने सेकंड में, 10 या 20 सेकंड में आंसर निकाल लेते। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं लिख के रख लेना। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बहुत आसान है। अ टीचर आस्क्ड आकाश विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स इज कॉन्ग्रुएंट टू द गिवन ट्राइंगल। ये ट्राइंगल के कौन सी कॉन्ग्रुएंट्स होंगी? ट्राइंगल देखो, यहां पे 8 देन एंगल देन 5, ठीक है। तो होगी ये देखो 8 एंगल 5। तो ऑप्शन सी क्या आ जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर। सीक्वेंस में जाना है, सीक्वेंस में और किसी में दिया ही नहीं हुआ था। देखो 8 एंगल, यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद 8 एंगल ही डिफरेंट दे दिया हुआ है भाई। 7 यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 70 है, और यहाँ पे देखो फिर से 8, उसके बाद एंगल दिया ही नहीं हुआ, तो गलत है। ठीक है, तो ये हमारा 22nd क्वेश्चन हो जाता है। अब आते हैं हम 23rd पे। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? 2 ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। 2 ट्राइंगल्स तभी कॉन्ग्रुएंट होंगी इफ 2 साइड्स एंड एन एंगल ऑफ 1 ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द 2 साइड्स एंड एंगल। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था, सेम को सेम। तो स्टेटमेंट 1 तो यहां से हम सीधा सीधा ही इनकरेक्ट लिख देंगे। तो ST1 मीन स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट, ध्यान से इसको याद रख लेना। 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, मतलब 2 साइड्स उनका इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल होंगे तो वो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगी, जो कि बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 क्या है? करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। तो ओनली स्टेटमेंट 2, दैट मीन्स ऑप्शन बी क्या है? 23rd का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो
तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था। हमारा 24th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है? जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं, उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो यही वो बोल रहा है। तो हमारा ए ऑप्शन तो करेक्ट है। अब चलते हैं बी पे, क्योंकि डी हमें ऑल ऑफ दीज दिया, इसीलिए हमें सारे को ऑप्शन देखने पड़ रहे हैं। द बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल, पहले तो बना लो ट्राइंगल, उसका बाइसेक्टर खींचो एक एंगल का, ठीक है, मैंने खींच दिया। द बाइसेक्टर एंड वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल बाइसेक्ट द बेस एट राइट एंगल। कहता अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल का मैं एक वर्टिकली एंगल खींचूं, बाइसेक्टर खींचूं, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा जिस बेस के ऊपर गिरेगा। तो ये ट्रू है, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें आपको प्रूफ करना है। मैं यहां पे आपको ऑलरेडी प्रूफ बता रहा हूं। जब भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में आप एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे तो वो 90 डिग्री का एंगल तो बनाएगा ही बनाएगा, साथ में ये जो दो साइड, ये वाली जो साइड है इसको दो इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करता है, ये भी साथ में याद रख लेना, ठीक है। तो इससे हमारा ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाता है। अगर ऑप्शन ए और बी करेक्ट हो गया तो आंसर तो डी है, लेकिन थर्ड पढ़ते हैं। देखो, इफ द हाइपोटेन्यूज एंड एन एक्यूट एंगल ऑफ वन राइट एंगल, देखो एक्यूट एंगल भी दे दिया, तो कौन सी वाली थ्योरम लगेगी इसमें? एच और साथ में क्या है? एच और ए, ठीक है। तो आर एच ए आपकी क्या हो गई इसमें? कॉन्ग्रुएंसी। तो ऑप्शन सी भी क्या हो जाता है? करेक्ट आ जाता है। ऑप्शन सी भी करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाता है? ऑप्शन डी आंसर। दैट्स इट। मैंने आपको बोला था ना स्टार्टिंग में, याद करो इंट्रोडक्शन में, कि ये वाली चीज आपकी यूज होगी और इसको याद कर लेना, सारी की सारी प्रॉपर्टीज ही, ठीक है। सारी प्रॉपर्टीज कुछ है तो है नहीं यार, एक आर एच एस थी, एक आर एच एल है, आर एच ए है और एक एल आर एल एल थी, बस दैट्स इट। तो इजी है, कोई काम ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये थे आपके 24th क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे। 25th क्वेश्चन देखो, बहुत आसान है, फटाफट से आप कर लोगे। द क्राइटेरियन ऑन विच द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल डज नॉट डिपेंड इज, किस पे डिपेंड नहीं करती है? देख लो भाई, एंगल 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 फर्स्ट ही आंसर दिया हुआ है आपको पहले, और किसी और में ऑप्शन भी नहीं दिया, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। लेकिन हम बाकी चीजें भी प्रूव करते हैं। देखो, इन द गिवन फिगर, ये वाली फिगर में कहता कौन सा क्राइटेरिया आप यूज करोगे ट्राइंगल एबीडी और एसीडी को प्रूव करने के लिए। इतने घटिया क्वेश्चन कौन डालता है? देखो, एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। उसके बाद साइड साइड साइड, यहां पे देखो ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल एसीडी में साइड ये वाली भी आ गई, ये वाली आ गई, और एडी क्या है? कॉमन है, इसीलिए साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल्स प्रूव हो जाएंगी कॉन्ग्रुएंट। दैट्स इट। तो यहां पे ये आपका चैप्टर खत्म होता है। मिलेंगे हम अगले चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।